दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द सेम बुक, मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, क्लास 6। तो ये जो चैप्टर है ना, वो पिछले चैप्टर से थोड़ा सा लिंक है। कैसे लिंक है वो हम लोग समझेंगे अभी। देखो, डाइवर्सिटी जो होता है ना, वैरायटी होता है, बस इतना समझे थे पिछले चैप्टर में। लेकिन जब भी डाइवर्सिटी होता है ना, तो वहाँ जन्म होता है डिस्क्रिमिनेशन का। मतलब कि देखो, जब लोग अलग अलग दिखते हैं ना, तो वो हमको पसंद नहीं आते। जैसे हम हैं ना, हमको उन्हीं टाइप के लोग अच्छे लगते हैं, जैसा वो पहन रहे हैं, जैसा वो ट्रीट कर रहे हैं। हमारे मन में ना ये एक इनहेरेंट डर बैठा हुआ है कि जो दूसरे हैं ना, उनको डिस्क्रिमिनेट कहीं ना कहीं हम कर देते हैं। लाइक अगर कोई है जो हमसे अलग है, तो हम उसको उस नज़रिए से नहीं देख पाते। एक डर रहता है या फिर एक असहज अनकम्फर्ट रहता है उसके लिए। तो हमने पिछले चैप्टर में मीनिंग देखा था डाइवर्सिटी का। जो डिफरेंट रहता है ना हमसे, हम उसको कई बार टीज़ करने लग जाते हैं, उस पर हंसने लग जाते हैं। अगर किसी की फ़नी हेयर स्टाइल है तो ऑब्वियसली हम उस पर हंसने लग जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसको टीज़ करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में हमको बुरा लगता है अगर वही चीज़ हमारे साथ हो तो। इसलिए हम वैसे सराउंडिंग में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ लोग हमारी तरह हैं। तो प्रीजुडाइस क्या होता है? प्रीजुडाइस जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, सिंपली अगर देखा जाए ना, तो डिफरेंस तो होना ही है, क्योंकि डाइवर्सिटी है तो डिफरेंस तो होगा, लोग अलग अलग होंगे, है ना। और यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ जो है वी नो, इंडिया में 8 मेजर रिलीजन जो पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो 8 के 8 इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। 1600 से ज़्यादा जो लैंग्वेज हैं इंडिया में, वो यहाँ मदर टंग है। और डायलेक्ट्स की तो बात ही छोड़ दो, हर थोड़े थोड़े दिन में थोड़ा ना थोड़ा अंतर, थोड़े थोड़े दूर में थोड़ा ना थोड़ा अंतर आ ही जाता है बोलने में, डायलेक्ट में। यहाँ 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं। लेकिन ये डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं होती, मतलब ये हमेशा अच्छा नहीं होता। क्यों? हमारे नेचर के कारण, हमारे बेसिक इनहेरेंट नेचर के कारण। कैसे? क्योंकि हमको सिर्फ वही लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे ड्रेस करते हैं, हमको हमारे जैसे सोचते हैं, हमको वही लोग पसंद आते हैं। हम कई बार उन लोग से मिलते हैं जो हमसे अनफैमिलियर होते हैं, हमसे स्ट्रेंज होते हैं, तो हम उनको समझ नहीं पाते। हम कुछ ना कुछ उसमें ओपिनियन बना लेते हैं, एटीट्यूड बना लेते हैं। वैसे ही एक ओपिनियन और बिलीव का नाम है प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस का मतलब क्या होता है? प्रीजुडाइस का मतलब होता है किसी को नेगेटिवली जज करना, उनको इन्फीरियर देखना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है। ये भी कोई बात हुई? क्योंकि वो हमारी तरफ नहीं है, हमारी तरह नहीं है, इसलिए हम उनके जो करने का, जीने का नज़रिया है, हम उनको इन्फीरियर बोल देते हैं, हमसे कम बोल देते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना। जैसे कि रूरल और अर्बन में अक्सर देखा जाता है। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप इसको टिक कीजिए, रूरल पीपल ऐसे होते हैं और अर्बन पीपल ऐसे होते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको देखिए, तो आप ज़्यादातर इस पर चाहते हुए भी, मतलब अनइंटेंशनली भी आप इसको सही मानेंगे। जैसे कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस, आप इसको टिक कर देंगे। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप इसको टिक कर देंगे। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड, आप इसको टिक कर देंगे। अर्बन पीपल लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी एंड पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, मतलब शहर के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ऐसा टिक कर देंगे। इन सिटीज़ फैमिली जो है वो ज़्यादातर टाइम बहुत कम टाइम अपने फैमिली के साथ बिताती है, ऐसा मान सकते हैं, तो आप इस पे टिक कर देंगे। तो हम रूरल पीपल को इन्फीरियर घोषित कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा बिलीफ और ओपिनियन बना लेंगे जो कि सही नहीं है, बस अलग है। शहर में रहने वाले लोगों का जीवन अलग है, इन्फीरियर नहीं है। रूरल लोगों का इन्फीरियर नहीं है, और कोई सुपीरियरिटी शहर में रहने में नहीं है। तो ये एक बिलीफ हुआ बस, जिसमें हम जज करते हैं पीपल को नेगेटिवली। जैसे कि देखो, इंग्लिश जो है, अगर हमको लगता है कि बेस्ट लैंग्वेज है, तो उसके अलावा जितने लैंग्वेजेस आएंगे हम उसको इन्फीरियर मानेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने हिंदी बोल रहा हूँ और आपको इंग्लिश आती है और आपको इंग्लिश ज़्यादा पसंद है, तो आप देख देख के मुझे बोलेंगे कि देखो, तो इनको तो इंग्लिश नहीं आता है, इनको तो हिंदी आता है। तो आपने जब बोला ना कि हिंदी आता है, तो फिर वहाँ से एक बिलीफ सिस्टम आपका सामने आ रहा है कि आप हिंदी को
इन्फीरियर मानते हैं और इंग्लिश को सुपीरियर मानते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद स्टीरियोटाइप्स की बात की जाती है। स्टीरियोटाइप्स की बात देखो, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, जब हम किसी एक फिक्स इमेज में सबको फिट करने की कोशिश करते हैं या फिर एक सिस्टम वाइज चलने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है, देखो यहाँ लिखा है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप। जैसे कि अगर आपको बोला जाए बॉय और गर्ल, अगर ये कुछ पॉइंट दिया जाए, दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। और इनको अगर बोला जाए कि इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ गर्ल्स की है तो कौन सी बॉयज़ की है, ये आप बता दीजिए, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे दे डोंट क्राई में लिख देंगे बॉय के में लिख देंगे दे डोंट क्राई, दे आर नॉटी, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, है ना। गर्ल्स के में लिख देंगे दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। सो दिस इज़ द वे वी बिलीव। हमको लगता है कि ये सही है, लेकिन ये स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप है क्यों? क्योंकि हमने एक धारणा बना रखी है पहले से ही कि ये जो लोग हैं वो ऐसे करते हैं, ये जो लोग हैं वो ऐसे रहते हैं, ये जो पॉपुलेशन है वो ऐसे रिएक्ट करेगी, ये जो लोग हैं वो इस तरह से रहेंगे। ये स्टीरियोटाइप कहलाता है। स्टीरियोटाइप के कारण और प्रीजुडिस के कारण हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जब हमको लगता है, प्रीजुडिस का मतलब क्या हुआ, हम किसी को इन्फीरियर मानेंगे। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या हुआ, हम किसी को एक फिक्स धारणा के अनुसार उस बिलीफ पे चलने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बॉयज़ की ये क्वालिटी, गर्ल्स की ये क्वालिटी, इस प्रकार से। तो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ये वाला पॉइंट जब देखेंगे तो हमको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप्स में एक्ट करने में। जैसे कि देखो, हमने अगर किसी को इन्फीरियर मान लिया तो हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है, डिस्क्रिमिनेट करने के लायक नहीं है। जस्ट बिकॉज वो डिफरेंट है इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा कि आप जो है वो उसके खिलाफ, मतलब उसके बिलीफ को ही गलत ठहरा दें, प्रीजुडिस कर लें या फिर स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लें मन में। तो ये एक बात है जिससे डिस्क्रिमिनेशन सामने आती है। तो जब आप किसी को डाउन फील कराते हैं, जब आप किसी को कुछ करने से रोकते हैं, किसी एक्टिविटी, किसी जॉब, किसी चीज़ में परफॉर्म करने से रोकते हैं, तो फिर आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। जैसे कि समीर 1 और समीर 2, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो देखा है तो चैप्टर 1 में पढ़ा था समीर 1 और समीर 2 के बारे में, जो कि जो दो लोग जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन से थे, डिफरेंट डाइवर्सिटी से थे, मीन्स डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे। तो डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हम किसी को किसी भी बेसिस में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वो नीची जाति का है, सो कॉल्ड नीची जाति का है, ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। सबसे कॉमन स्टीरियोटाइप क्या होता है पता है? ये होता है कि मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम्स जो लोग होते हैं ना, वो अपने बेटियों को, मीन्स गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये मन की एक धारणा है। स्टीरियोटाइप का मतलब ही होता है मन की एक धारणा। तो मन की एक धारणा है, ये सच नहीं है। उन लोग, मुस्लिम्स जनरली, मीन्स यूजुअली, do not take much interest in sending their girl child to school. दिस इज़ नॉट बिकॉज दे आर मुस्लिम। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम है, ये इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। अगर वो गरीब है तो नहीं भेज पाएंगे ना जाहिर तौर पे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर मुस्लिम जो है वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। जब भी हम किसी के साथ या फिर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। वैसे ही हमको जब भी हम किसी के साथ कुछ बात करें तो हमको ये सोच लेना चाहिए कि ये भी हो सकता है कि हमको कोई किसी और बेसिस में डिस्क्रिमिनेट करें। हम किसी ना किसी चीज़ में तो कमज़ोर होंगे ना, तो ये गलत चीज़ है। हम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो
कास्ट सिस्टम में क्या होता था? कास्ट सिस्टम में ये होता था कि जो लोग हैं वो काम के हिसाब से सुपीरियर और इन्फीरियर माने जाते थे। जैसे कि जो ऊंचा काम कर रहा है, जो पूजा पाठ वाला काम कर रहा है, जो शासन करने का काम कर रहा है, जो पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है, जो और बाकी सारे लाइट काम कर रहा है, उसको जो है आप सीढ़ी के ऊपर में बैठा दो। फिर नीचे में वो लोग जो कि उससे कम दर्जे वाला काम कर रहे हैं, फिर जो स्कैवेंजिंग जॉब कर रहे हैं, मतलब साफ़ सफाई का जॉब कर रहे हैं, ये जो जो है गटर साफ करने का काम कर रहे हैं, ये जो लोग हैं उसको आप नीचे पायदान पे बैठा देंगे। तो लगेगा ये कि एक सिस्टम है, एक हायरार्की है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये सब अपने मन में बना लिया है, ये सब स्टीरियोटाइप्स है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। अच्छा, दलित के बारे में आप जानते होंगे। तो दलित जो है वो लोअर कास्ट के लोग को दलित कहा जाता है। दलित का मतलब होता है टूट गया, जो टूटा हुआ, ब्रोकन। तो ये उन्होंने खुद, दलितों ने खुद ही अपने आप को दिया है कि हमको दलित कहा, मीन्स अब उन्होंने अपने आप को दलित एज्यूम किया है क्योंकि वो टूट चुके हैं इस समाज की ऐसी बर्ताव के कारण। दैट्स द मेन रीज़न। तो इनको हम दलित नहीं कहते, शेड्यूल्ड कास्ट जो है हमारे इंडिया में कहा जाता है। तो जो कि सबसे नीचे पायदान में रहते हैं, उस सीढ़ी के, उस लेडर के सबसे नीचे पायदान में रहते हैं, वो अनटचेबल्स होते हैं। मतलब उनके साथ जो है आप उनको जो है वो मीन्स इन अ लिटरल सेंस, नॉट इन अ लिटरल सेंस, मतलब एकदम ही उस भाषा में नहीं बोल रहे हैं अनटचेबल, मतलब टच नहीं करेंगे, नहीं, मतलब उनसे जो जितना ज़्यादा हो सके डिस्क्रिमिनेशन होगा। दैट्स कॉल्ड अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स ये नहीं कि आप उसको टच नहीं करेंगे। अनटचेबिलिटी मतलब आप उसको वो करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे जो कि वो बेसिकली कर सकते हैं। सो कास्ट रूल जो है वो अनटचेबल्स को, सो कॉल्ड अनटचेबल्स को, किसी एक पर्टिकुलर काम को नहीं करने देना चाहता। जैसे कि देखो, कुछ ग्रुप्स के लोग होते हैं जो कि गार्बेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, सही जगह में उसको रिलीज़ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि डेड एनिमल्स की बॉडीज़ को फेंकते हैं। लेकिन वो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके घर में नहीं जा सकते, उस मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। ऐसा होता था जब कास्ट सिस्टम प्रिवेल था। अब तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें बदल गई हैं। अब तो मीन्स एवरीवन इज़ काइंड ऑफ इक्वल, बट अभी भी कहीं ना कहीं कुछ होता है। ये जो है वो ज़रूर बेशक रुकना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इफ़ वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड देन ह्यूमन्स डोंट हैव दिस राइट टू डू डिस्क्रिमिनेशन। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, और इस बारे में अगर उनकी बात नहीं किया जाए तो किसकी बात किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि उन्होंने बहुत फ़ाइट किया दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में हो, रिजर्वेशन के बेसिस में हो, या फिर हो किसी भी तरह से। उन्होंने इनफैक्ट महात्मा गांधी का भी विरोध किया कि आप जो है वो दलितों के खिलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, दलितों के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उनके खिलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए भी तो नहीं बोल रहे हैं। तो वो इतने ज़्यादा इंटेंसली इन्वॉल्व थे इस चीज़ में कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बात तब की है 1901 की, जब वो अपने पापा से मिलने अपने भाई के साथ गए थे। तो स्टेशन पे कोई उनको लेने नहीं आया। तो उन्होंने एक स्टेशन मास्टर से कुछ पूछा कि यहाँ से इसका रास्ता क्या है, या फिर कुछ हो सकता है क्या, कुछ मदद हो सकती है क्या। तो वो जो थे वो एक ठीक ठाक घर से थे और अमीर थे, मतलब इतने नहीं लेकिन अमीर थे। और उनके घर ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, वो महार कास्ट के थे। और क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर ने उनको देखा और देखा कि सूट बूट पहने हुए हैं, छोटे बच्चे थे, 9 ईयर ओल्ड थे, तो अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने देखा कि ये तो ज़रूर कोई ब्राह्मण या अपर कास्ट का होगा। तो जैसे ही, लेकिन बातों बातों में जैसे ही उनको पता चलता है कि नहीं ये तो महार है, तो वो उनसे दूरी बना लेते हैं और उनकी मदद नहीं करते बहुत देर तक। फिर जब उनको घर जाने के लिए बुलेट कार्ट की ज़रूरत रहती है, मतलब बैलगाड़ी की ज़रूरत रहती है, तो फिर वो बैलगाड़ी वाले भी उनको ले जाने से मना कर देते हैं। ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि हमारे पास पैसे भी हैं। और उन्होंने बोला रहता है कि वो डबल पैसे भी देने को तैयार है, लेकिन कोई उनके साथ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, अगर उनकी परछाई भी हम पे पड़ती है तो हमारा जो दिन है वो अशुभ हो जाता है, या फिर हमारा जो जीवन है वो ख़राब हो जाएगा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ कुछ उनकी छोटी सी उनकी जीवन के बारे में दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1891 से 1956 तक, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है। जैसे कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, वैसे ही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई की दलित कम्युनिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए। ये महार कास्ट में पैदा हुए थे, जो कि एक अनटचेबल कास्ट माना जाता था। इन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं था और ये जो थे वो गांव के बाहर रहते थे, मतलब गांव के अंदर इनको नहीं रहने दिया जाता था, गांव के बाहर वाली बाउंड्री के बाहर रहते थे। अंबेडकर अपने पूरी फैमिली में पहले ऐसे इकलौते बच्चे थे जो कि जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरा किया, इंग्लैंड जाके लॉयर बने, और दलित को भी जो है एनकरेज किया कि आप भी अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजें। उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया और एक्चुअली इन्होंने वो कर दिखाया, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स देके। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो डॉक्यूमेंट जिससे पूरा देश चलता है, जो कि सुप्रीम लॉ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो बाद में बुद्धिज़्म की तरफ चले गए, क्योंकि बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करता। इन बुद्धिज़्म देयर इज़ नो रिलीजन, देयर इज़ नो कास्ट सिस्टम, देयर इज़ नो एज सच कास्ट। तो उन्होंने बहुत काम किया। इक्वालिटी जो है, देखिए जो अंबेडकर के साथ हुआ ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। मीन्स आपके पास पैसे हैं, आपके पास संसाधन है, आपके पास समय है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी वो नहीं कर सकते जो आपने करना चाहा। क्यों? क्योंकि लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे, लोग आपको कहीं ले जाएंगे ही नहीं, लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे, लोग आपको पढ़ने ही नहीं देंगे, लोग आपको मंदिर नहीं जाने देंगे, लोग आपको पानी नहीं पीने देंगे। मीन्स ऐसा ही होता था। सो दिस इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर हिम। दिस वॉज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मिस्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। तो उन्होंने ये सब चीज़ को देखा, वो इससे इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि मैं दलित कम्युनिटी को उनका अधिकार दिला के रहूँगा, और उनके वजह से ही जो है वो कास्ट सिस्टम एंड ऑलमोस्ट हो गया। हमको इक्वालिटी के लिए हमेशा लड़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो है इक्वालिटी के लिए जो भारत ने लड़ाई की वो सिर्फ वन हैंडेड था। मतलब कि ब्रिटिशर्स के साथ तो लड़ाई थी ही थी, साथ में भारत में भी एक और लड़ाई चल रही थी, जो कि था खुद के इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट। जो दलित्स हैं, जो विमेंस थे, जो ट्राइबल्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, ताकि उनको भी उनका अधिकार मिल सके, उनको भी मंदिर में जाने मिले, उनको भी एजुकेशन का राइट मिले, उनको भी अपने मनी लेंडर से के चंगुल से छुटकारा मिले, ये सब चीज़। तो इंडिया ने जब 1947 में आज़ाद हुआ तो इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लीडर्स थे, जो नेता लोग थे, उन्होंने देखा कि ये जो है वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर सारी ग्रोथ रुक जाती है, पोटेंशियल ब्लॉक हो जाता है, लोग कुछ नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द होल थिंग। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो इस चीज़ में बहुत अच्छे कदम उठाए जाते हैं। जो लीडर्स हैं उनका विज़न ये था, उनका गोल ये था कि सबको, जितने भी लोग इंडियन सिटीजन हैं, उनको इक्वल राइट्स मिले, उनको इक्वल राइट्स मिले, और जो इक्वल नहीं है, जो अभी फ़िलहाल की स्थिति में इक्वल नहीं है, उनको जस्टिस दिया जाए। जस्टिस दिया जाए का मतलब, देखो अगर कोई पहले से ही ऊंचे पायदान में है और उसको भी सेम अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, और जो नीचे पायदान में है उसको भी उतना ही संसाधन दिया जा रहा है, तो बहुत कम चांस है नीचे वाले के बढ़ने का, क्योंकि संसाधन सेम है। आप नीचे वाले को थोड़ा ज़्यादा दीजिए ना, ताकि ऊपर वो भी आ सके। तो ये जो चीज़ थी वो रिजर्वेशन के माध्यम से इंक्लूड किया गया, और ये भी देखा गया कि कैसे इक्वालिटी इंश्योर किया जा सकता है। फ्रीडम होना चाहिए, जो डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट है
वो इक्वालिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला, डाइवर्सिटी के लिए जो रिस्पेक्ट है वो इक्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती है। मतलब आपको अगर कोई पसंद नहीं आएगा जो आपसे डिफरेंट है, तो आप फिर ना उससे घृणा करने लग जाएंगे, या फिर वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। उनको ये भी लगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को ये भी लगा कि जो फ्रीडम है वो रिलीजन को फॉलो करने में, अपनी भाषा बोलने में, अपने फेस्टिवल खुद से सेलिब्रेट करने में, अपने अपने बातों को एक्सप्रेस करने में, ये फ्री होना चाहिए। मतलब एक कोई लैंग्वेज, एक कोई रिलीजन भारत में नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो भारत है वो एक सेकुलर कंट्री है। मतलब भारत का कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ सब रिलीजन आपस में जो करना चाहें कर सकते हैं। मतलब जो रिलीजन आप फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसा बाध्यता नहीं है। देर इज़ नो एज सच लिमिट। You can also practice Christianity, you can also practice Islam, you can also practice Hinduism, whatever you may like. There is no say of the government or the constitution in it, but make sure that unity and integrity of India always prevails. So ये जो आइडिया है, आइडियल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तो ये जो डाइवर्सिटी है और इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं रिलेट हो जाती है, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। मतलब डाइवर्सिटी जो है उनका फ़ायदा लेना चाहिए, डाइवर्सिटी का यूज़ हमको डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं करना चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट। होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। सो इस चैप्टर से तो यही है जो हम निकाल सकते थे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइवर्सिटी का मीनिंग, डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग, प्रिजुडाइज का मीनिंग, स्टीरियोटाइप का मीनिंग, स्टीरियोटाइप क्या होता है, प्रिजुडिसाइज क्या होता है, और कैसे स्टीरियोटाइप और प्रिजुडाइज के कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे हम जब रिस्पेक्ट नहीं करते डाइवर्सिटी का तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते जाता है। ये सब चीज़ ये चैप्टर से समझना था।